तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसका सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे लॉज बनते हैं, कैसे लॉज इम्प्लीमेंट होते हैं और जो डिस्प्यूट होते हैं मतलब जो विवाद होते हैं वो कैसे सुलझाए जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम इसको विजुअल्स और एनिमेशन की मदद से बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है 13 अगस्त 1990 से। इस दिन क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्डर पास होता है। इस ऑर्डर के टॉप पर एक नंबर था और इस ऑर्डर में लिखा था कि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर 27% रिजर्वेशन एससी बीसी यानी कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को दिया जाएगा। इसके नीचे भारत सरकार के एक ज्वाइंट सेक्रेटरी के सिग्नेचर थे। तो ये जो ऑर्डर पास हुआ था वो कई लोगों के लिए अच्छा साबित हुआ और कई लोगों के लिए विवाद का कारण बना। अब सवाल ये उठता है कि ये जो ऑर्डर पास किया गया था वो कैसे पास हुआ था, इसकी पूरी प्रोसेस क्या थी। तो देखो हुआ क्या था कि 1979 में एक कमीशन बनाया गया था जिसका नाम था सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। ये जो कमीशन बनाया गया था उसको लीड कर रहे थे बीपी मंडल, मतलब बीपी मंडल इस कमीशन के हेड थे, इसलिए इस कमीशन को मंडल कमीशन भी बोला जाता है। ये कमीशन इसलिए बनाया गया था ताकि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं, मतलब ऐसे लोग जिनकी सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति कमजोर है, उनको ऊपर लाया जाए। इस कमीशन ने इस पर काम भी किया और 1980 तक आते आते इन्होंने एक रिपोर्ट भी तैयार कर ली जिसमें इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर 27% रिजर्वेशन एससी बीसी लोगों को मिलना चाहिए। ऐसी एक रिपोर्ट तैयार की मंडल कमीशन ने। पर गाइस ये रिपोर्ट तैयार तो हो गई थी बट हमारी गवर्नमेंट ने इस पर कई सालों तक ध्यान नहीं दिया। लेकिन लगभग 9 सालों बाद इस मुद्दे को फिर से उखाड़ा गया। 1989 में क्या हुआ कि लोकसभा के इलेक्शन स्टार्ट हुए। इस इलेक्शन के दौरान एक पार्टी ने जिसका नाम था जनता दल, इन्होंने लोगों से वादा किया कि अगर उनकी पार्टी इलेक्शन में जीतती है तो वो जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है जो कि इतने सालों से अटकी हुई है उस पर वे ध्यान देंगे और उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जनता दल के ये वादे लोगों को बहुत पसंद आए और जब इलेक्शन हुए तो लोगों ने जनता दल को खूब वोट किया। इसका रिजल्ट ये निकला कि जनता दल इलेक्शन जीत जाती है। जनता दल के इलेक्शन जीतने के बाद उन्हीं के पार्टी के एक लीडर हमारे देश के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जिनका नाम था बीपी सिंह। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि जनता दल इलेक्शन क्यों जीती थी, क्योंकि उन्होंने ये वादा किया था कि वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे और ऐसा हुआ भी। उन्होंने इसके लिए प्रयास भी किया। पर गाइस कोई भी पॉलिसी डिसीजन जब भी लिया जाता है तो वो कई सारी प्रोसेस से होकर गुजरता है। सिमिलरली जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी वो भी कई सारी प्रोसेस से होकर गुजरी थी। ऐसा नहीं है कि अकेले जॉइंट सेक्रेटरी ने साइन कर दिया और लॉ पास हो गया, बल्कि कई सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, कई सारे लोगों की सहमति ली जाती है, तब जाके कोई लॉ या पॉलिसी डिसीजन पास होता है। पर फाइनली 13 अगस्त 1990 को ये डिसीजन ले लिया गया कि एससी बीसी लोगों को 27% रिजर्वेशन मिलेगा। जब ये डिसीजन ले लिया गया उसके बाद सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि कुछ लोगों को ये डिसीजन पसंद नहीं आया। इससे क्या हुआ कि भारी मात्रा में प्रोटेस्ट होने लगे, दंगे होने लगे। ये मामला इतना बढ़ गया था कि ये मामला पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर एक केस फाइल होता है, इंदिरा सोहानी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब सिंपली एक तरफ वो लोग थे जो 27% रिजर्वेशन वाले ऑर्डर से नाखुश थे, मतलब वो कहते थे कि गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन देकर गलत किया, और एक तरफ थी स्वयं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ये कहती थी कि हमने रिजर्वेशन देकर सही किया। ये जो मामला कोर्ट में फाइल किया गया था उसको सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 11 जजेस का बेंच तैयार किया गया और इन 11 जजेस ने इन दोनों पक्षों के आर्ग्यूमेंट्स को सुना और दोनों पक्षों के आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद फाइनली 1992 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये डिक्लेयर किया कि ये जो डिसीजन लिया गया था 27% रिजर्वेशन का वो एकदम वैलिड है, मतलब सही है, बट इसमें गवर्नमेंट को कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। और वो चेंजेस क्या थे? वो चेंजेस थे कि रिजर्वेशन का लाभ सारे एससी बीसी या ओबीसी लोगों को नहीं मिलेगा, उनमें से केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर है, मतलब जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है, उन्हीं को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने इसको मॉडिफाई किया और 8 सितंबर 1993 को एक नया ऑर्डर पास किया जिसमें एससी बीसी को मतलब ओबीसी को दो हिस्सों में बांट दिया, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर में वो लोग आते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, मतलब जिनके पास अच्छा खासा पैसा है,
और नॉन क्रीमी लेयर में वो लोग आते हैं जो फाइनेंशियली वीक है, मतलब जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। तो जो 27% रिजर्वेशन का सिस्टम है उसका लाभ केवल नॉन क्रीमी लेयर वालों को मिलेगा, क्रीमी लेयर वालों को नहीं मिलेगा। ये था वो ऑर्डर। इस ऑर्डर के बाद सारे लोग खुश थे और इसके बाद विवाद भी खत्म हो गया था। तो ये जो स्टोरी आपने सुनी है उसका मकसद केवल आपको इतना ही समझाना था कि कैसे डेमोक्रेसी के अंदर बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं और जो डिस्प्यूट होते हैं वो कैसे सुलझाए जाते हैं। मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका होगा। नीड्स फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, जैसे कि लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराना, लोगों के लिए हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, उनके लिए कानून बनाना। इस तरह की कई सारी जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट के ऊपर। अब आप खुद ही सोचो कि इतने सारे काम गवर्नमेंट कैसे करती होगी। तो गवर्नमेंट काम नहीं करती, गवर्नमेंट के अंदर कई सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो काम करते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट जो कि लॉज बनाती है। कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे भी होते हैं जो डिसीजन लेते हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर और सिविल सर्वेंट्स। और कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे भी होते हैं जो विवाद सुलझाते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट। तो फिलहाल सबसे पहले हम बात करते हैं पार्लियामेंट की। सो पार्लियामेंट इज द असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हु एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी। मतलब एक नेशनल लेवल की सभा होती है जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं और हिंदी में संसद कहते हैं। इसमें वो लोग बैठते हैं जो देश की अलग अलग जगहों से जनता के द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, जिन्हें हम एमपीज कहते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनके पास सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी रहती है, मतलब जितने भी बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं वो यहीं से लिए जाते हैं। अब गाइस आप इसे देखो, ये है हमारी इंडिया की पार्लियामेंट। ऐसे ही अलग अलग देशों की अलग अलग पार्लियामेंट होती है जिनके नाम भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि ये रसिया की पार्लियामेंट है जिसको डूमा कहते हैं। ऐसे ही ये जर्मनी की पार्लियामेंट है जिसको रीस्टैग बोलते हैं। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों होती है? पार्लियामेंट की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि पार्लियामेंट ही नए लॉज बना सकती है, एग्जिस्टिंग लॉ में चेंजेस कर सकती है, या एग्जिस्टिंग लॉ को हटाकर उनकी जगह नए कानून बना सकती है। पार्लियामेंट उनको भी कंट्रोल करती है जो गवर्नमेंट रन करा रहे होते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनके ऊपर भी कंट्रोल रखती है। अगर गवर्नमेंट को मनी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब पैसे की जरूरत होती है देश को चलाने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि लीडर्स डायरेक्टली गवर्नमेंट का पैसा खर्च कर सकते हैं, बल्कि अगर उन्हें पैसा चाहिए तो उन्हें पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी भी पैसा खर्च कर पाएंगे। और अगर अप्रूवल नहीं मिला तो लीडर्स गवर्नमेंट का बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे। पार्लियामेंट सबसे बड़ा फोरम होता है डिबेट और डिस्कशन का, मतलब यहाँ पर देश के अलग अलग इश्यूज पर डिस्कशन किया जाता है, तो चाहे वो देश की कोई भी समस्या हो। टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। मेनली पार्लियामेंट टू पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है, जिन्हें हम चैम्बर्स और हाउसेस कहते हैं। हमारी इंडिया की पार्लियामेंट भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लोकसभा और राज्यसभा। और हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वे ना ही लोकसभा में बैठते हैं और ना ही राज्यसभा में, लेकिन फिर भी वे पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं, क्योंकि बिना उनकी सहमति के कोई लॉ पास ही नहीं हो सकता। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं क्योंकि इसमें वो लोग बैठते हैं जो डायरेक्टली जनता के द्वारा चुने गए होते हैं। वहीं राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, इसमें वो लोग बैठते हैं जो इनडायरेक्टली जनता के द्वारा चुने गए होते हैं, मतलब इनको एमएलए चूज करते हैं। लोकसभा में 545 मेंबर होते हैं, वहीं राज्यसभा में प्रेजेंटली 245 मेंबर है, मैक्सिमम 250 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं। अब गाइस एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इन दोनों में से कौन सा हाउस ज्यादा पावरफुल है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसका नाम अपर हाउस है तो ये ज्यादा पावरफुल होगा, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। अगर हमें पता करना है कि कौन सा हाउस ज्यादा पावरफुल है तो उसके लिए हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को, जो कि है विच हाउस इज मोर पावरफुल इन लोकसभा और राज्यसभा। इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लॉ कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी मेंबर बिल लेकर आता है। सपोज लोकसभा का एक मेंबर है जो बिल लेकर आया। बिल बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो लॉ पास कराना होता है उसके बारे में लिखा होता है। तो उस पर्टिकुलर बिल के लिए लोकसभा में कई दिनों तक डिस्कशन होता है, उसके बाद उस बिल पर वोटिंग होती है। अगर लोकसभा के ज्यादातर मेंबर उस बिल के पक्ष में होंगे तो वो बिल पास हो जाएगा, और अगर पक्ष में नहीं होंगे तो वो बिल पास नहीं होगा। अगर मान लो वो बिल लोकसभा से पास हो जाता है तो बिल दूसरे हाउस जाता है।
यहाँ पर भी इस बिल पर डिस्कशन होता है और वोटिंग होती है। अगर बिल यहाँ से भी पास हो जाता है तो आखिर में ये बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास, और अगर प्रेसिडेंट ने भी अप्रूवल दे दिया तो ये बिल फाइनली लॉ बन जाता है और फिर इसे सारी कंट्री को मानना पड़ता है। अब गाइस अगर मान लो ऐसा होता कि एक हाउस से तो बिल पास हो जाता और वहीं दूसरे हाउस से बिल पास नहीं हो पाता, तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में होती है जॉइंट सिटिंग। मतलब ये दोनों हाउस के लोग एक साथ बैठकर डिस्कशन करते हैं और साथ बैठकर वोटिंग करते हैं। अब गाइस मैंने आपको बताया था कि लोकसभा में ज्यादा मेंबर होते हैं, वही राज्यसभा में कम मेंबर होते हैं। अब गाइस आप खुद ही सोचो कि अगर वोटिंग होगी तो किसका व्यू ज्यादा डोमिनेट करेगा? ऑब्वियसली जिसकी मेजोरिटी होगी उसी का व्यू ज्यादा डोमिनेट करेगा। तो जब भी ज्वाइंट सिटिंग होती है तो लोकसभा का व्यू ज्यादा डोमिनेट करता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि लोकसभा ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू राज्यसभा। एक और चीज है कि जब भी मनी से रिलेटेड कोई बिल पास करना होता है तो केवल लोकसभा का ही मेंबर मनी से रिलेटेड कोई बिल ला सकता है। राज्यसभा का मेंबर मनी से रिलेटेड कोई भी बिल नहीं ला सकता। और ये भी है कि अगर लोकसभा ने मनी से रिलेटेड कोई बिल पास कर दिया तो राज्यसभा उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती है, वो केवल उसे डिले कर सकती है, वो भी केवल 14 दिनों के लिए, उससे ज्यादा नहीं। राज्यसभा केवल सजेस्ट कर सकती है। ये लोकसभा पर डिपेंड करता है कि उसको सजेशन मानना है या नहीं मानना। तो यहाँ पर भी लोकसभा के पास ज्यादा एडवांटेज रहता है। तो यहाँ पे तुम्हें पता चल गया होगा कि कौन ज्यादा पावरफुल है। एग्जैक्टली लोकसभा ज्यादा पावरफुल है। गाइस क्या आपको पता है कि गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? गवर्नमेंट का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है? जिसका लोकसभा में सबसे ज्यादा सपोर्ट होता है वही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। अगर लोकसभा के मेंबर नहीं चाहते कि वो प्राइम मिनिस्टर बने तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। नाउ द नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन इज एग्जीक्यूटिव। तो ये एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जो गवर्नमेंट के डिसीजन और पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव दो टाइप के होते हैं, पहले पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और दूसरे परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। मतलब ये फिक्स नहीं होते हैं। अगर दूसरी सरकार बनती है तो इन्हें अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ती है। जैसे कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं लाइक प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं, ये सब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं। ये तब तक रहते हैं जब तक इनकी पार्टी गवर्नमेंट रहती है। अगर अगले इलेक्शन में किसी और पार्टी गवर्नमेंट बनती है तो इन्हें अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी, फिर कोई और आके इनकी जगह लेता है। वहीं जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो परमानेंट रहते हैं। मतलब एक बार बन गए तो ये चेंज नहीं होते। जैसे कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, तो इन्हें जनता इलेक्ट नहीं करती है, बल्कि ये अपनी दम पे बनते हैं एग्जाम क्रैक करके। तो गाइस क्या आपको नहीं लगता कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके पास ज्यादा पावर होनी चाहिए एज कम्पेयर टू पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव? क्योंकि इनके पास ज्यादा नॉलेज और एजुकेशन होती है। और वहीं जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो कम पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास ज्यादा पावर होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि जनता जिन्हें वोट देकर चूज करती है उन्हीं के पास ज्यादा पावर होती है। सिमिलरली जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो भी जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास ज्यादा पावर होती है एज कम्पेयर टू सिविल सर्वेंट्स। नाउ वी टॉक अबाउट प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर देश के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं। प्राइम मिनिस्टर बनता कैसे? तो प्राइम मिनिस्टर इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं, बल्कि वे केवल उसी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं जिसकी पार्टी सबसे ज्यादा मेजोरिटी लेकर आई है लोकसभा के इलेक्शन में। और लोकसभा के मेजोरिटी ऑफ मेंबर जिसे अपना प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। और वो तब तक प्राइम मिनिस्टर रहता है जब तक लोकसभा के मेजोरिटी ऑफ मेंबर का सपोर्ट रहता है। अगर अगले इलेक्शन में किसी और पार्टी की मेजोरिटी आई तो उनकी पार्टी का कोई मेंबर प्राइम मिनिस्टर बनेगा, इनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अब गाइस आप इन फोटोज को देख सकते हो। जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक के सारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं इन फोटोज में। पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या पावर होती है? तो प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं गवर्नमेंट के, तो इसका मतलब तो इनके पास बहुत ज्यादा पावर होती होगी, राइट? इनके पास बहुत ज्यादा पावर होती है। ये कैबिनेट मीटिंग को कंट्रोल करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। इन्होंने जो डिसीजन ले लिया वो फाइनल डिसीजन माना जाता है। सारे मिनिस्टर्स इनकी लीडरशिप के अंडर में काम करते हैं। मिनिस्टर्स को काम देना प्राइम मिनिस्टर का काम होता है। अगर कोई मिनिस्टर सही से काम नहीं कर रहा है तो प्राइम मिनिस्टर उसे डिसमिस भी कर सकते हैं।
और गाइस एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन दिया तो उनके साथ सारे मिनिस्टर्स को भी रिजाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होते हैं? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलग अलग रैंक के 60 से लेकर 80 मिनिस्टर्स होते हैं जिन्हें प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करते हैं और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को कि हमें ये मिनिस्टर चाहिए ये काम के लिए, प्रेसिडेंट तो उनको बस अपॉइंट कर देते हैं। तो ये जो 60 से लेकर 80 मिनिस्टर्स होते हैं उन्हीं को हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। इन मिनिस्टर्स में भी अलग अलग रैंक होती है, जैसे कि इनमें से कुछ मिनिस्टर्स होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, कुछ मिनिस्टर्स होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, और कुछ मिनिस्टर्स होते हैं केवल मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो टॉप लेवल के लीडर्स होते हैं रूलिंग पार्टी के। ये बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को हैंडल करते हैं, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के साथ कैबिनेट मीटिंग करते हैं। और जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, वे कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के कंपैरिजन में थोड़े कम पावरफुल होते हैं। ये छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज को हैंडल करते हैं और ये कैबिनेट मीटिंग्स में तभी जाते हैं जब इनको बुलाया जाता है, अन्यथा नहीं जाते हैं। थर्ड, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं वो ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं जो असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को, मतलब हेल्प करते हैं उनकी। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होते हैं, मतलब कंट्री के हेड होते हैं। इनके पास नॉमिनल पावर होती है लाइक ब्रिटेन की क्वीन की तरह। प्रेसिडेंट का वर्क मोस्टली सेरेमोनियल होता है, मतलब दिखाने के लिए पावर होती है बट रियलिटी में पावर नहीं होती है। प्रेसिडेंट डायरेक्टली जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, मतलब इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। इन्हें एमपीज और एमएलएज इलेक्ट करते हैं। अब गाइस आप खुद ही सोचो कि अगर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों को ही लोग इलेक्ट कर रहे होते तो क्या होता? कंपटीशन होता दोनों के बीच में कि मैं पावरफुल हूँ, दूसरा कहता नहीं मैं पावरफुल हूँ। इसलिए अच्छा है कि प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली चुना जाता है, जिससे कंपटीशन का तो सवाल ही नहीं उठता है। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। अगर गाइस हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर होती है। प्रेसिडेंट कुछ भी कर सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट की एक्टिविटी होती है वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही होते हैं। जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट होते हैं, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस, गवर्नर्स, इलेक्शन कमिश्नर्स, एम्बेसडर टू अदर कंट्रीज, इन सभी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट होते हैं वो सारे प्राइम मिनिस्टर के नाम पर ही होते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया के। बट गाइज आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि प्रेसिडेंट इन पावर्स का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इनको एडवाइस दे। ये अपनी मर्जी से इन पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस दी तभी ये काम कर सकते, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब गाइस मान लो कि अगर ऐसा होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आती है तो प्रेसिडेंट उसे रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। और अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने फिर से वही एडवाइस दी तो अब की बार प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस माननी ही पड़ेगी। सिमिलरली अगर कोई बिल पास होता है पार्लियामेंट से तो वो लॉ तभी बन सकता है जब प्रेसिडेंट उसे स्वीकार करेंगे। अगर प्रेसिडेंट को कोई बिल पसंद नहीं आया तो वे उस बिल को दोबारा पार्लियामेंट में भेज सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन। लेकिन रिकंसिडरेशन के बाद भी फिर से वही बिल आता है तो आपकी बार प्रेसिडेंट को उस बिल को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो क्या प्रेसिडेंट अपने आप से कुछ कर भी सकते हैं या नहीं? एक पावर है जो प्रेसिडेंट अपने आप से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो है कि अगर किसी पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी नहीं आ पाती है तो प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करते हैं और वे अपने हिसाब से किसी को भी प्राइम मिनिस्टर चुन सकते हैं, बशर्ते उस प्राइम मिनिस्टर को एक स्पेसिफिक टाइम में अपनी मेजॉरिटी ऑफ सपोर्ट शो करना होता है। अब हम बात करते हैं लास्ट इंस्टीट्यूशन की, जो कि है जुडिशरी। तो जुडिशरी का मेजर काम होता है डिस्प्यूट सॉल्व करना, मतलब विवाद सुलझाना। हमारी इंडिया में जुडिशरी को 3 कोर्ट्स में बांटा गया है। सबसे बड़ा जो कोर्ट होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट। ये नेशनल लेवल का कोर्ट होता है, यहाँ पर देश के बड़े बड़े विवादों को सुलझाया जाता है। दूसरा होता है हाई कोर्ट, जो कि स्टेट लेवल का कोर्ट होता है, जिसमें स्टेट के विवादों को सुलझाया जाता है। और थर्ड होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये वो कोर्ट होते हैं जो लोकल लेवल पर होते हैं, जो लोकल लेवल पर केसेस सॉल्व करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई उसे परेशान कर रहा होता है, तो वो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकता है। अगर उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन अच्छा नहीं लगा तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। और अगर उसे हाई कोर्ट का डिसीजन भी पसंद नहीं आया तो अब वो फाइनली सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है।
फिर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वही उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई कोर्ट ही नहीं है। जुडिशरी अलग अलग प्रकारों के विवादों को सुलझाती है, जैसे कि सिटीजन्स के बीच में कोई विवाद होता है उनको सुलझाती है, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में कोई विवाद हो जाता है उसको सुलझाती है, दो या दो से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई विवाद हो जाता है उसको सुलझाती है, गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई विवाद हो जाता है तो उसको भी सुलझाती है। तो इतने अलग अलग प्रकार के विवादों को सुलझाने का काम करती है जुडिशरी। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको हटाना नियरली इम्पॉसिबल होता है। अगर उन्हें हटाना है तो एक प्रोसेस होती है जिसे इम्पीचमेंट मोशन कहते हैं। इससे क्या होता है कि अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के 2/3 मेंबर ने ये बोल दिया कि हाँ हम जज को हटाना चाहते हैं, तब हटाया जा सकता है। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कोई हटा सके। इसलिए हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति या लीडर जज को डरा धमका नहीं सकते, उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, इसलिए ये बिना किसी के डर के, बिना किसी के दबाव में आकर ये निष्पक्ष होकर निर्णय लेती है। इंडिया की जुडिशरी पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जुडिशरी है। इंडिया की जुडिशरी के पास पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की और साथ में लॉज की वैलिडिटी चेक करने की। इसके अलावा जुडिशरी लोगों के फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती है। अब गाइज इसी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि है PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये एक प्रोविजन होता है कि अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा मुद्दा है जो पूरी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, मतलब पूरी पब्लिक का इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है उससे, तो आप पब्लिक के बिहाफ पर एक लिटिगेशन डाल सकते हो, फिर कोर्ट इस पर काम करता है। तो ये होता है PIL। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चाहो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसे क्लास 9 की वीडियोस आगे देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।